चेक किए, चेक कर लेना था ना एक बार, लमसम आइडिया मिल जाता कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये तो नहीं पता चलता कि एग्जैक्टली कितना नंबर आएगा, क्योंकि व्यापम के आंसर लेना और हमारा आंसर जारी करना, दोनों में थोड़ा बहुत तो फ़र्क मिल ही जाता है। ठीक है, पर एक मोटा मोटा हिसाब लग जाता। मान लो यदि आप 75 नंबर लेके आ रहे हो, तो 3 4 प्लस माइनस लेके चले जाओ। ठीक है, कि हो सकता है 3 4 ऊपर नीचे हो जाए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना आ रहा है। और यदि आप 65 प्लस हो और जनरल से हो, तो चांस बन सकता है। ठीक है, और यदि 65 से नीचे है तो जनरल से कम चांस है कि जनरल से आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, यदि कैटेगरी होगा तो मे बी फिर भी चांस बन सकता है। और कैटेगरी का फिर वही 2 4 नंबर और नीचे करके आप चल सकते हो, पर वो एग्जैक्ट नहीं होता, कई बार बहुत नीचे भी चले जाता है और कई बार ठीक ठाक अच्छा आ जाता है। क्योंकि ये पेपर मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। तो चांस है कि मॉडरेट लेवल का था, मतलब 50 और 60 के प्लस जाना चाहिए, 60 से प्लस जाना चाहिए। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, कई लोग बोल रहे हैं 80 से प्लस चले जाएगा, 70 से प्लस चले, नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं। ठीक है, इतने पढ़ने वाले नहीं पैदा हुए हैं अभी छत्तीसगढ़ में, है ना, कि कट ऑफ इतना चले जाए। ठीक है, पढ़ने वाले हैं लेकिन कट ऑफ इतना ले जाएं ये पॉसिबल नहीं है। कट ऑफ अलग चीज़ होती है और हाई स्कोर अलग चीज़ होता है ना। कोई एक दो बंदे ऐसे हो सकते हैं जो 80 प्लस स्कोर कर लें, बिल्कुल चांस बनता है, वो तो आपकी मेहनत पे है ना। पर एक नंबर ऑफ पीपल्स ऐसा कर लें ये पॉसिबल नहीं है ना, कि आप 40 50 लोग जो है वो 50 के ऊपर चले जाएं, ऐसा नहीं होता, सॉरी 80 के ऊपर चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इतने पढ़ने वाले अभी नहीं आए, क्योंकि मैं तो यहाँ आ गया ना, पढ़ाने लग गया, तो कंपटीशन कम हुआ है ना। तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, देखें करेंट अफेयर्स देखेंगे आज। नेशनल करेंट अफेयर्स बात करने वाले हैं, दो पार्ट में करेंगे, आज जितना हो सकेगा आज करेंगे, और कल वाले पार्ट में जो नेशनल बच जाएगा और उसके साथ में सीजी वाला। ठीक है, तो नोट्स भी इसके आपको बने बनाए मिल जाएंगे कोचिंग संस्थान की साइड से। ठीक है, पर वो नोट्स अभी बने नहीं है, तो 1 से 2 दिन उसमें समय लगेगा उसको कंपाइल करने में। ये आपको पीपीटी फॉर्म में तो दिख जाएगा अभी सामने, आप चाहो तो नोट कर सकते हो अपने हिसाब से, और फिर लास्ट में नोट्स कलेक्ट करके उससे फाइनल कर सकते हो। तो एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपकी स्वेच्छा कि यदि आप और पढ़ना चाहो तो और पढ़ो, पढ़ने के लिए मनाही नहीं है, पर सारा कुछ आपको कोचिंग से ही प्रोवाइड हो जाएगा। मेरे को लगता है उतना सफिशियंट होगा यदि आप उतना ही कर लिए तो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि पहले जो मिला है उसको नहीं पढ़े और कहाँ चले गए, मार्केट में बुक खोजने की कोई मिल जाता तो पढ़ लेता। ठीक है, पहले जो बताया जा रहा है वो पढ़ लीजिए, यदि वो लॉजिकल नहीं लगता है तो डिस्कशन मेरे से करना कि सर आप जो करेंट बता रहे हो ये फंसता नहीं है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि मैं ब्रह्मा के बाद, ठीक है, चलिए देखते हैं। साक्षात एग्जाम्पल है, अभी हॉस्टल वार्डन में पढ़ाया हुआ आ गया। इसके पहले 5 से 6 एग्ज़ाम आपको बता चुका हूँ कि हिंदी के ये क्वेश्चन आए हैं। छत्तीसगढ़ तो अभी पढ़ना चालू किए तो ये नहीं दावा कर सकता, फिर भी छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन भी आ ही गए, जो पढ़ाया था वो आया ना, फ़ायदा हुआ ना। बस यही चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं चाहता, कि आप यदि पढ़ने आ रहे हो, मुझे समय दे रहे हो, तो आपके एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन आपसे बन जाए। ठीक है, तो वो वही बना पाएगा जो मेरी बात सुन रहा है, समझ रहा है और उसको फॉलो कर रहा है। जो डिसकंटिन्यू हैं, घर जाके मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनकी गारंटी मैं नहीं ले पाऊंगा। क्यों नहीं ले पाऊंगा? क्योंकि आप मेरी पूरी बात नहीं मान रहे हो। तो जितनी बात मानोगे उतने परसेंट के रेशियो में जोड़ लेना उसको। यदि मैं 90 क्वेश्चन बोला हूँ कि आपको बनवा के दे दूंगा, ठीक है, मतलब यदि हम छत्तीसगढ़ पीएससी की बात करें तो हम मान लेते हैं कि 50 क्वेश्चन आते हैं छत्तीसगढ़ से, तो मेरा दावा है कि आप कितना बना पाओगे? 40 क्वेश्चन बना पाओगे जो आपके पढ़े हुए होंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि 40 कौन बना सकता है, जो मेरी पूरी बात माना है, जो मैं क्लास में पूरा पढ़ाया हूँ वो पढ़ लिया, उसके एमसीक्यूज लगा लिया, उसका रिवीजन कर लिया। ठीक है, और क्लास टेस्ट रेगुलर बेस पे वो दे रहा है, तो मैं उसके लिए चैलेंज ले सकता हूँ कि हाँ आप 40 कर लोगे। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा बंदा है कि जो क्लास में रेगुलर नहीं था,
या मैं बोला हूँ उसको कि एमसीक्यू बना लेना, वो नहीं बनाया है, तो मैं उसकी गारंटी वैसे नहीं ले पाऊंगा, पर तब भी मैं ये बोल सकता हूँ कि आप 25 से नीचे क्वेश्चन नहीं बनाओगे यदि मेरे से क्लास करके गए हो तो, छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तो जिसको अपना भविष्य प्यारा है तो वो उतनी मेहनत करे मेरे साथ, मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है क्या? देखें करंट अफेयर्स। चलिए, अब ये खुलता कहाँ से है? इंपोर्ट करना पड़ता है। इसमें कहीं करंट दिख रहा है क्या? सीजी के जैस नहीं है, दो, हाँ यही है 2024 खुलेगा। ठीक, ये हर पेज सेट करना पड़ेगा क्या? ये तो मेहनत करवा रहे हो मेरे से। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। पहला देखते हैं, पहला फैक्ट, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहा जाता है। इंग्लिश वाले परेशान नहीं होंगे, अभी केवल नाम सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, ये आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी ये पीडीएफ। ठीक है, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो यदि कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो वो परेशान नहीं होना, नाम तो रेमन मैग्सेसे ही है उसका, तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, है ना, केवल हिंदी में लिख दिया गया है, वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट होके मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी समझने के लिए समझ लेना, जो आपको समझ आता है, जितना आप लिख पाते हो वो लिख लेना, और फिर उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया हुआ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला आज का फैक्ट देखने वाले हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसको एशिया का क्या कहा जाता है? एशिया का सर्वोच्च सम्मान है ये, एशिया का नोबेल कहा जाता है इसको, रेमन मैग्सेसे को। ठीक है, याद रखेंगे, ये देखो नीचे लिखा हुआ है एशिया का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछता है, तो इस बार भी हो सकता है आ जाए, तो इसको याद रखेंगे किसको किसको दिया गया है। पहले तो ये याद रखिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1957 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, किसके नाम पे दिया जा रहा है, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रेमन मैग्सेसे। ठीक है, कहाँ के राष्ट्रपति हैं? फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रेमन मैग्सेसे, इन्हीं के याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है इस पुरस्कार को देने का? तो एशिया में जो भी ऐसे लोग हैं जो कि सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं या नेतृत्व कर रहे हैं, कोई लीडर हो सकता है ना, या फिर सामुदायिक कार्य मतलब सामाजिक कार्य कर रहे हैं ऐसे लोग, या पत्रकारिता के से क्षेत्र से जो हैं, साहित्य के क्षेत्र से हैं, या फिर शांति के लिए जो काम कर रहे हैं, ऐसे कोई भी व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब एरिया भी आपको पता चल गया, क्षेत्र कौन कौन सा होगा जिससे लोग सेलेक्ट किए जाएंगे, कौन कौन सा होगा? सामाजिक सेवा, नेतृत्व, सामूहिक कार्य, सामुदायिक कार्य, पत्रकारिता, साहित्य और शांति में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। जो सबसे अच्छा काम करेगा इन क्षेत्रों में, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, बेसिकली ये बात कर रहे हैं अपन। तो एक पदक मिलेगा, एक प्रमाण पत्र मिलेगा, और साथ में आपको कुछ नगद राशि और एक समारोह होगा जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। अब तक की बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, क्योंकि ये नहीं पूछता, पूछता क्या है कि मिला किसको है। तो ये 2024 के विजेता हैं, कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को दिया गया है इस बार का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। सामने आपके नाम लिखा हुआ है कि वो कौन से देश से हैं और उनकी कंपनी क्या है, क्या काम करते हैं वो लोग। ठीक है, पहला जो पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है? हयाओ मियाजाकी। ये कहाँ के हैं? जापान के हैं, और ये स्टूडियो गिबली के संस्थापक हैं। स्टूडियो गिबली, कुछ भी होगा नहीं याद रहेगा चलेगा, बस नाम याद होना चाहिए, देश याद होना चाहिए, दो ही चीज़ हमारे काम का है। ठीक है क्या? ना ही इसका क्षेत्र पूछता है कभी, जैसे ये नाम दिया हुआ है ना हयाओ मियाजाकी, अब इसको कौन से क्षेत्र में दिया गया ये नहीं पूछेगा आपसे, आपको बस ये पूछेगा इनमें से किसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है। तो आपके लिए मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? ये 5 नाम। पहला नाम क्या है? हयाओ मियाजाकी। दूसरा है कर्मा फूत्सो, ये कहाँ के हैं? भूटान के हैं। ठीक है, तीसरा जो नाम है वो रूरल डॉक्टर मूवमेंट, ये एक मूवमेंट का नाम था, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं था, जो कि थाईलैंड में है। ठीक है क्या? नाम क्या है?
रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट। और चौथा दिया गया ग्वेन थी नुआगोक फुओंग। एक नाम याद रखना है लास्ट का, ठीक है। अब 5 ठो नाम दिख रहा है यहाँ पर, ग्वेनेथी थी तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इतना लंबा नाम नहीं याद रखना है। लास्ट का जो नाम है ना फुगो, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही ये तो पूरा ही नाम याद रखना पड़ेगा, रूरल डेवलपमेंट मूवमेंट, तो इसमें आप कुछ कम ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति का नाम है, जैसे यहाँ पर मियाजाकी लिखा हुआ है, तो आप केवल मियाजाकी का नाम याद रख सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि हयाओ बोलो तो ही बात बनेगी, ठीक है क्या। मियाजाकी, दूसरा फुत्सो, तीसरा फुओंग, ठीक है। ये फुओंग, ये व्यक्ति के नाम बता रहा हूँ मैं। और चौथा फरहान। चारों का नाम किससे है? फ से है, तो इजी पिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मिक्स भी हो जाएगा उतने ही जल्दी, ठीक है। तो इसको 2-3 बार लिख के आप याद करोगे तो ये याद हो जाएगा। ये चारों व्यक्ति हैं, आपको सामने उनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं हंसते मुस्कुराते, तो इनको भी स्माइल दे देना है साथ में, ठीक है। याद कर पाओगे? आपको अभी ये चीज़ दिखाने का बस एक ही उद्देश्य है कि आपको ये समझ आए कि करंट निकलता कैसे है। हो सकता है कि मेरे करंट निकालने में कुछ चीज़ें छूट जाएं, तो आपको एक आदत डेवलप करनी पड़ेगी कि आप रोज़ क्या पढ़ें, पेपर पढ़ें, ताकि आप जब ऐसी न्यूज़ कोई देखें तो आपको तुरंत पिक हो जाए कि ये तो मेरे करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, और मैं उसको तुरंत या तो अपने फ़ोन में सेव कर लूँ, अपनी कॉपी में लिख के रख लूँ, जैसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। लिख पाए इसको? नाम नोट कर लीजिए फटाफट, फिर दूसरा देखेंगे। पूरा पूरा नहीं लिखना है फिलहाल, कोशिश ये करनी है कि आप ये हेडिंग डाल लें और क्या नाम लिख लें, जो 2024 के विजेता हैं उनका नाम लिख लें, ताकि आपको ये नाम याद करने हैं। बाकी पीडीएफ तो मिलनी ही है, तो फिर एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करना। पूरा पूरा लिखोगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो आप केवल नाम याद करने के लिए 5 नाम लिख लीजिए और 2024 की हेडिंग डाल लीजिए कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको इनको मिला है, ठीक। कोई डाउट? क्या डाउट आएगा इसमें? ठीक, देखें दूसरा न्यूज़। लिख पाए सब? लिख लो। पिछले वाला जो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स बनाया था, वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया था ना, तो वो याद रखना। इस वाला भी अभी 1 से 15 तक का फिर मिल जाएगा कल की क्लास में। तो आप दोनों चीज़ सीखते चलना कि बनाते कैसे हैं, कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो सकती है सीजीपीएससी के पर्सपेक्टिव से ना। यूपीएससी में कुछ अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है, तो आपके काम नहीं आएगा वो, ठीक है। ये किसके लिए फोकस करके बनाया गया है? तो सीजीपीएससी और व्यापम के जो एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम, उसमें ये काम आने वाला है आपका, ठीक है। आप इसको मेंस पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यदि वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ी तो। बात समझ आ रही है? लिख पाए सब? आगे देखें, दूसरा स्लाइड देखते हैं। ये क्या न्यूज़ है? दुनिया के जीवों से भारत का प्रेम दिखाएगी प्रोजेक्ट चीता वेब सीरीज। एक वेब सीरीज आने वाली है, आपको पता होगा कुछ समय पहले इंडिया में चीता को लाया गया था, कहाँ से? अफ्रीका से। और अब इसकी जो संख्या है वो बढ़ने लग गई। बीच में ये ख़त्म हुए बहुत सारे, है ना, जो कि न्यूज़ बनी थी, और अब ये वापस से बढ़ने लग गए हैं। इनकी जो संख्या है वो भारत में बढ़ रही है वापस। तो इन पर एक वेब सीरीज बनाई जा रही है जिसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट चीता, ठीक है। वेब सीरीज का नाम क्या है? प्रोजेक्ट चीता। ये कब बनाई जाएगी, मतलब कब लॉन्च हो रही? तो ये 17 सितंबर को प्रोजेक्ट चीता जो है, ये एक्चुअल में एक स्कीम है जिसके अंतर्गत किसको लेके आया गया था? इन चीतास को इंडिया लेके आया गया था। तो अब इसी पे डॉक्यूमेंट्री या फिर ये कहें कि वेब सीरीज बन रही है जिसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट चीता, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता की दूसरी वर्षगांठ के आसपास, अभी दूसरी वर्षगांठ मनाने वाले हैं, तो इसी में ये क्या शुरू कर रहे हैं? प्रोजेक्ट चीता वेब सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये किसके द्वारा बनाई जा रही है? तो ये सेन फिल्म्स और प्लॉटिंग प्रोडक्शन के द्वारा ये फिल्म बनाई जा रही है, वेब सीरीज बनाई जा रही है।
पूछ सकता है, क्योंकि हाईलाइटेड है चीता बहुत। ऑलरेडी कम हो गए थे, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे इंडिया से, और फिर ये कहाँ से मंगाए गए? अफ्रीका के जंगलों से मंगाया गया है चीता को, और यहाँ पर उसको रख के बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये फिल्म कहाँ कहाँ बनी है आपसे पूछा जाए तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में इसकी शूटिंग की गई है। कहाँ कहाँ पर? दोनों जगह पर, कूनो और कहाँ पर? गांधी। कूनो में गए थे खुद प्रधानमंत्री, जब ये चीता आए थे तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, यहीं पर पहले इनको उतारा गया था और यहाँ पर गए थे प्रधानमंत्री, तो ये तब से हाईलाइटेड हो गया था। और वो फिर वही जो चीता जिसको लेके आए थे वो मर गया, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा हाईलाइट हो गया था कि क्योंकि ये एक्चुअल में वर्ल्ड लेवल की न्यूज़ हो जाती है ना, कि आप किसी बाहर के जीव को इंडिया लेके आया है और इंडिया लाके वो क्या हो गया? ख़त्म हो गया, है ना। पर इसकी कुछ प्रजातियां थी, क्योंकि उस समय 4 या 5 चीते लाए गए थे, तो कुछ बचे हुए थे, उनको संभाला गया और फिर अब ये वापस अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों राष्ट्रीय उद्यानों का नाम याद रखना है जहाँ पर चीतों को रखा गया है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये जो मैं आपको बताया अफ्रीका महाद्वीप से भारत इन्हें बसाने की कठिन कहानी बयां करता है, कि ये आए और फिर मर गए और फिर पूरे देश मतलब पूरे विश्व में आपकी क्या हो गई? बदनामी, कि हम लोग बाहर से कोई चीज़ लेके आ रहे हैं और इंडिया में लाके वो संभल नहीं रही है हमसे। ठीक है, तो काफ़ी फजीता हुआ था, पर अभी सारा कुछ ठीक है। इसीलिए कैसे स्ट्रगल हुआ, कैसे हम उसको, पहले तो लेके आना ही स्ट्रगल है, कि भाई किसी दूसरे देश से जीव को पकड़ के आपको एक नए हैबिटेट में उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, तो ये अपने आप में एक चैलेंज है। अब वो आ गया तो यहाँ सस्टेन कैसे करेगा? भाई उसका एटमॉस्फियर अलग है ना, उसका सराउंडिंग अलग है वहाँ पर। आप उसको सडन एक नई जगह पर भेज देते हो, पता चल रहा है उसको उसकी ज़रूरत की चीज़ें ही नहीं मिली, अब वो पिज़्ज़ा खाता था, हाँ, और आप उसको खिला रहे हो दाल चावल, तो मर जाएगा ना वो। उसकी आदत, जैसे आपको मैं ले जाऊं, मान लो 70 -70 डिग्री में चले गए अपन, ठीक है, आपने आज तक ना शराब पी ना मांस खाया, हाँ, और वहाँ जाने के बाद आपको खाना ही पड़ेगा क्योंकि हीट चाहिए आपको शरीर में, हाँ, तो कैसे होगा? अब मैं आपके सामने मांस रख दिया और शराब रख दिया, बोले पियो खाओ, तो दाल चावल दे देते, भैया उहिल खाता मैं, हाँ, गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, नहीं तो बासी खाने वाला आदमी में, हाँ, बासी और चटनी, अब कहाँ से मांस खाएंगे? बात समझ रहे हो? तो ऐसी सिचुएशन किसके साथ हो गई? इन चीतों के साथ हो गई थी। तो इसीलिए इस पे पूरी वेब सीरीज बनाई गई है। ये वेब सीरीज डिस्कवरी नेटवर्क पर 170 देशों में अलग अलग भाषाओं में दिखाई जाएगी। ठीक है, 170 देशों में इसको प्रसारित किया जाएगा, इस वेब सीरीज को। तो अब पक्की बात है कि ये क्या करने की कोशिश है? अपनी जो छवि है इंडिया की उसको सुधारना पड़ेगा ना। अभी 170 देश देखे थे कि हम 2 जीव लेके आए और उसको क्या कर दिए? निपटा दिए, हाँ, यहाँ ला के उसी का खा लिए, उसको खिलाने के लिए लेके आए थे, और मरा होगा तो कुछ तो किया गया होगा उसका, है ना। तो 170 देशों को अब हम बताएंगे कि नहीं, हम लोग गलत नहीं कर रहे थे, एक्चुअल में उनको पालने के लिए ही लाए थे, खाने के लिए नहीं लाए थे। ठीक है, और इसमें विशेष बात क्या है कि अब तक जो अफ्रीका से अपन चीते ला रहे थे, टोटल कितने चीते आ चुके हैं? 20 चीते लाए गए, इनमें से 8 नामीबिया से, और फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। ठीक है, इस 20 में से 8 कहाँ से आए हैं? नामीबिया से। दोनों पार्ट वहीं का है, अफ्रीका रीजन का ही है, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, लेकिन दोनों अलग अलग देश हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट के अलग अलग देश हैं ये, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। तो नामीबिया से 8 आए थे, और जो 12 थे वो कहाँ से लाए गए थे? दक्षिण अफ्रीका से। और भारत आने के बाद 8 वयस्क चीतों की मौत हो गई थी। ठीक है, बताया ना अभी, तो ये मर गए थे, और इनमें से 3 मादा चीता है। ठीक है, भारत में 17 शावकों का जन्म हुआ है, लेकिन अब वापस क्या होगा? इसके नंबर ठीक ठाक हो गए, इसलिए हम अब बताने वाले हैं कि हम लोग कुछ कर रहे हैं भाई, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब 12 जीवित हैं। भारत ने वर्ष के अंत तक दक्षिण अफ्रीका से और चीते लाने के प्रयास में तेजी कर दी। ठीक, ताकि इसके नंबर्स को और बढ़ाया जा सके। कुछ पूछ रहे हो? सावकों, सावकों मतलब, सावक मतलब होता है जो उसका बच्चा होता है ना, कैप्स जिसको बोलते हैं, हाँ, छोटे बच्चे, उनको। हाँ, बर्थ नहीं, 17 शावकों का जन्म हुआ है यहाँ इंडिया में, 17 पैदा हुए हैं यहीं। ठीक है,
याद रहेगा। एक्चुअल में जो फीमेल चीता हैं वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, हालांकि उनके बिना नहीं हो सकता, मेल्स के बिना, लेकिन मेन उन्हीं की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए तब ये बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेल 4-5 में एक होता है चीतों में। ठीक है, जैसे फीमेल 4-5 हो सकती है लेकिन मेल उनमें एक ही होगा। आप यदि डिस्कवरी देखते होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, तो हमारे लिए जो मेल इम्पोर्टेंस होता है वो मादा चीता का होता है। यदि जनसंख्या बढ़ानी है तो किसको लाना पड़ेगा? मादा चीता को। तो हमारे पास अभी कितनी है? 3 मादा चीता जो है वो जिंदा है। पहले ज़्यादा लाए थे अपन, पर हुआ होगा कुछ प्रॉब्लम खाने पीने में, बेचारे नहीं जी पाए, है ना। जैसे अपन लोग आ जाते हैं सरगुजा वरगुजा साइड से बिलासपुर, और बिलासपुर आने के बाद पता चला टिफ़िन तो खिला ही नहीं रहा है ना। टिफ़िन अंदर ही नहीं जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा? तो भाई सामने जो ठेला है वहीं से भजिया वजिया खा के काम चला। तीसरे दिन पता चला तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर कोचिंग में फ़ोन करो कि सर थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, घर जाना पड़ेगा। अब आप तो जा सकते हो, चीता बोल नहीं सकता हाँ कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, वापस दक्षिण अफ्रीका भेज दो। बात समझ रहे हो? तो इसलिए बेचारे को मरना पड़ा यहीं। तो अब हम पूरी दुनिया को क्या बताएंगे कि नहीं हम मारने नहीं लाए थे, उस समय हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हम लोग उसको यहाँ बासी खिला दे रहे थे, तो वो निपट जा रहा था। अब उसके लिए खाना भी अपन ले आए हैं वहाँ से, तो अब नहीं मरेगा ये। ठीक है, तो नंबर याद रखना है कि कितने चीते लाए गए थे? 20 लाए गए थे। 8 नामीबिया से थे और 12 दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे, ये याद रखना है। और मरे कितने थे इसमें से? तो 8 मर गए थे। और पैदा कितने हुए हैं? तो भारत में 17 पैदा हुए हैं अभी। ठीक है, तो आप प्लस माइनस करते बैठे रहना, पहले 8 माइनस कर देना क्योंकि 8 मर गए थे 20 में से, तो कितने बच गए? वापस 12 बच गए, और फिर 17 हम क्या कर लिए? पैदा कर लिए। तो अब हाँ 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 हाँ, ठीक है ये, हाँ 17 जो पैदा हुए थे उसमें पूरे नहीं जिंदा रहे ना, 12 ही जीवित हैं, ये लिखा हुआ है ना ये। ठीक है, जो 17 पैदा किए थे उसमें भी देखो ये नॉर्मल प्रोसेस है। कभी भी ऐसा होता है कि जब भी कोई जानवर, कोई भी जानवर हो, वो जितने बच्चे देता है वो सब नहीं सस्टेन कर पाते, एटमॉस्फेयर के साथ नहीं मैच कर पाते हैं, तो उनमें से कुछ तो जाएंगे, ये पक्की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें परेशानी नहीं थी, लेकिन क्या है कि एक नए एटमॉस्फेयर से अपन क्योंकि उसको लेके आए थे, तो हो सकता है कि उस टाइम पे वो एडजस्ट ना कर पाए हों, और इसीलिए कुछ जो चीते हैं वो नहीं रहे। ठीक है क्या? याद रहेगा। तो ये नंबर हमारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इन पर कौन सी वेब सीरीज़ बनाई जा रही है? तो प्रोजेक्ट चित्ता। प्रोजेक्ट चीता तो फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि वेब सीरीज़ पूछा जाए चीता के ऊपर बन रही है तो प्रोजेक्ट चीता ही होगी, है ना। लेकिन ये नंबर्स आपको फिर से नहीं मिलेंगे, तो ये अभी आपको याद रखनी है। ठीक है क्या? कि लाए कितने गए थे? 20 लाए गए थे, उसमें से पहले 8 मर गए, हाँ, और फिर हमने जो 17 पैदा करवाए उसमें से 12 बचे। ठीक है, तो अभी नंबर ऑफ चीतास कितने होंगे हमारे पास? 12 और पिछला 12, 24। ठीक है, और ये कहाँ पर रखे गए? ये 2 अभ्यारण्य में, अभ्यारण्य और एक राष्ट्रीय उद्यान, कुनो राष्ट्रीय उद्यान। और आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको ये बताना है कि ये दोनों जगह है कहाँ पर, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य और कुनो राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, कुनो, और वो हाँ राजस्थान। ठीक है, और कंफर्म करके लिख के रखना है, ऐसे बताने से नहीं और मैं हाँ बोल दिया तो मान नहीं लेना है। ठीक है, जाके घर में खोजोगे, नाम लिखोगे दोनों का, और दोनों के सामने स्टेट का नाम लिखोगे कि कौन से स्टेट में है ये। ये होता है नेशनल पार्क, और ये अभ्यारण्य को क्या कहते हैं? अभी पढ़ाते पढ़ाते ध्यान आएगा, बता दूंगा। ठीक है, मेरे ध्यान में है अभ्यारण्य, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे देखें। नहीं, सेंचुरी नहीं कहते, सेंचुरी अलग चीज़ है, अभ्यारण्य सेंचुरी। देख लो ना, गूगल कर लो ना, कितना देर लगता है। शायद सेंचुरी ही बोलते हैं, सेंचुरी ही बोलते हैं। ठीक है, अभ्यारण्य को क्या कहा जाता है? सेंचुरी। एक बार सर्च करके देखो।
सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है, सेंचुरी ही बोलते हैं, ठीक है। अभ्यारण्य मतलब सेंचुरी और उसका मतलब नेशनल पार्क, ठीक है। देखें आगे नेक्स्ट न्यूज़, यहाँ तक नोट हो गया। चलिए देखिए, अगली न्यूज़ कहती है कि केंद्र जो सरकार है वो नई बायो पॉलिसी लेके आई है। E3 पॉलिसी कह रहे हैं इसको, क्या बोल रहे हैं? E3 पॉलिसी, बायो पॉलिसी है, मतलब बायो से रिलेटेड पॉलिसी है, कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन किया जा रहा होगा इसमें, और वो किससे रिलेटेड होंगे? बायो से, मतलब जीवों से रिलेटेड होंगी, ठीक है। और इसके लिए कौन सी पॉलिसी लाई गई है? E3 पॉलिसी, ठीक है। E3 में E3 का मतलब 3 बार E है, ठीक है, और तीनों का मतलब अलग अलग है। क्या मतलब है? तो इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट, इन 3 ई का मतलब क्या है? क्या है? इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये अब बात समझ आ गई कि पहली बात कि इसमें किसका ध्यान रखा जाएगा? एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाएगा, हाँ, और इकोनॉमी को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इकोनॉमी को क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा, और इकोनॉमी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है। तो ये 3 ई बना है इसी से। और ये किससे रिलेटेड पॉलिसी है? बायो से रिलेटेड पॉलिसी है। तो इसमें क्या किया जा रहा है ये देख लेते हैं। ये केंद्रीय मंत्री जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस की गई है ये पॉलिसी, ठीक है। सेंट्रल मिनिस्टर है काहे के? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के, साइंस एंड टेक, ठीक है। नाम क्या है? जितेंद्र सिंह। ये कह रहे हैं कि ये जो बायो पॉलिसी लेके आ रहे हैं, इनमें ये बायो मिल्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बायो मिल्क बनाएंगे, क्योंकि जो इंडिया है वो कंज्यूमर है सबसे ज़्यादा, किसका? दूध का। सबसे ज़्यादा इंडिया वाले कंज्यूम करते हैं, सुबह भी दूध चाहिए, शाम को भी दूध चाहिए, पीने के लिए भी दूध चाहिए, चाय के लिए भी दूध चाहिए, कॉफ़ी के लिए भी, समझ रहे हो? तो हम लोग काफ़ी दूध कंज्यूम करते हैं और इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी होगा कितना कितना है ये। 140 करोड़ आबादी के लिए दूध की उपलब्धता कितनी है? हर एक व्यक्ति के लिए 460 ग्राम। और हम एक घर में ही कितने लोग रहते हैं? कम से कम 7-8 लोग रहते हैं, हाँ। और वैसे ही दूध भी मंगा लेते हैं 1 किलो। बात समझ आ रही है? तो बहुत कम उपलब्धता है प्रतिदिन की, और हम सुबह भी मंगा रहे हैं, शाम भी मंगा रहे हैं, जब मन कर रहा है तब मंगा रहे हैं। और किसी किसी दिन खीर बना लिए तब तो, है ना, तो दूसरे का दूध आप पी रहे हो, समझ लो छीन के, ठीक है। 450-60 ग्राम से ज़्यादा एक दिन में कंज्यूम नहीं करना है एक व्यक्ति को, ठीक है। तो इसी को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? ये बायो E3 पॉलिसी लाई गई है, ताकि ज़्यादा दूध का उत्पादन किया जा सके। एक बार पढ़ते हैं इसको। इस नए क्षेत्र में विस्तार से लोगों को आने वाले दिनों में बड़ा लाभ मिलेगा। यह बायो मिल्क होगा, यह एनिमल फ्री होगा, मतलब ये आपको डायरेक्ट एनिमल से नहीं निकाला जाएगा, गाय या भैंस से नहीं निकाला जाएगा, ये बनाया जाएगा, पर एक केमिकल मिलाकर नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकारी पॉलिसी है तो इस पे ध्यान रखा जाता है कि यदि जो बोला गया है वो हो, ठीक है। तो ये एनिमल फ्री होगा और केमिकल फ्री होगा, कि किसी केमिकल को मिलाकर नहीं बनाया जाएगा, जो ना सिर्फ बढ़ती आबादी की दूध की ज़रूरतों को पूरा करेगा बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी होगा। जैसे आप पीते हो ना पानी, हाँ, हालांकि पानी अभी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है हमको, लेकिन फिल्टर करके पी रहे हैं ना, हाँ, तो उसमें केमिकल थोड़ी मिलाते हैं अपन, नहीं मिलाते ना, केमिकल फ्री रहता है वो, तभी तो फिर केवल उसको फिल्टर करते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, लेकिन हाँ ये बात है कि पानी हम बना नहीं रहे हैं बल्कि सीधे सोर्स से ले रहे हैं। तो ये सोर्स से नहीं लेंगे, मतलब गाय या भैंस से नहीं निकालेंगे उसको, बल्कि अलग से लेबोरेटरी में बनाया जाएगा उसको, ठीक है। तो कई लोगों को फ़ायदा मिलेगा, जिनके पास गाय भैंस नहीं भी है वो भी ये व्यापार कर पाएंगे, ठीक है। अब वो वहाँ लाने के बाद कैसा व्यापार करते हैं वो उनके ऊपर है। अब मान लो मैं अपने घर में ले आया, सीख के आ गया,
अब वहाँ ला के पानी मिला दिया तो क्या करेगा कोई, है ना। तो ये चीज़ें हो सकती हैं पर याद रखना है कि ये ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा है और प्रोडक्शन थोड़ी कम है, इसलिए। ठीक है, तो ये आपको ये लाइन नोट करनी है। ऊपर वाली E3 का तीनों मतलब याद रखना है, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्पावरमेंट। ठीक है, ये तीनों आपको, या एम्प्लॉयमेंट सॉरी, ठीक है, जिसके तहत दुग्ध, खाद्यान्न, पर्यावरण सहित आम जनजीवन के सामने खड़ी होने वाली प्रत्येक चुनौती से निपटने की तैयारी। आने वाले समय में आपको सारी चीज़ें, ना सिर्फ दूध बल्कि हर चीज़ आपको ऐसे ही बायो के थ्रू निकलती दिखेगी, जहाँ पर किसी मेन सोर्स को हार्म नहीं किया जाएगा बल्कि उसका केमिकल से प्रोडक्शन किया जाएगा। जैसे आप हाइब्रिड जो चीज़ें देखते हैं वो भी तो वैसे ही बनाई जा रही हैं, पर अभी तक उनमें केमिकल का यूज़ हो रहा है। ठीक है, हाइब्रिड जो चीज़ें हैं उनमें अभी भी केमिकल प्रोसेस का यूज़ हो रहा है, लेकिन कई हाइब्रिड ऐसे भी आते हैं जो केवल उसके डीएनए को चेंज करके, उसके डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज करके क्या किया गया, उस प्रजाति को डेवलप किया गया है। बात समझ आ रही? नई स्पीसीज कैसे बन रही है, तो केवल उसके डीएनए में चेंज करके, जो आप बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में करके देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कई किस्म हैं हमारे पास धान की, गेहूं की, जिससे प्रोडक्शन बढ़ा है। तो ये भी दूध के साथ भी वही कोशिश की जा रही है। ठीक है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्या पूछेगा, तो हमसे पूछेगा बायो E3 पॉलिसी में 3E का मतलब क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि बायो E3 पॉलिसी किससे संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा कि दूध से संबंधित है भाई बायो E3। आपको ऑप्शन दे देगा फल से, धान से, गेहूं से, तो उस समय ध्यान आना चाहिए कि बायो E3 पॉलिसी किसके लिए बनाई गई है, दूध को और ज़्यादा करने के लिए। ठीक, याद रहेगा। ये तीसरा न्यूज़, आगे देखते हैं। कर लिए ना नोट कि कोई बचा हुआ है? देखो कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिखता है, काम का कितना रहता है, 1 या 2 लाइन। और जब हम बिना सोचे समझे रटने बैठते हैं तो क्या करते हैं, सारा लाइन रटने की कोशिश करते हैं। हाँ। हम्म, हम्म। कभी कोई चीज़ बंद नहीं हो सकती। जैसे आप देखे होंगे कि आप खाना जो है वो पैकेट वाले आते हैं, सब कंज्यूम कर रहे हैं क्या? सबकी अपनी अपनी चॉइस है ना, पर खाना तो आ रहा है ना। चाहे तो हर कोई पैकेट वाले खाएं, खाते हैं क्या? नहीं। तो जब तक आपके पास जो बेसिक चीज़ है वो रहेगी, तब तक आप दूसरे ऑप्शन पे नहीं जाओगे। जैसे दूध आज भी पैकेट वाले आते हैं, नहीं आते हैं क्या? आप लेने जाते हो क्या? रेयर होता है कि हम पहले क्या प्रेफर करेंगे कि खुला हुआ दूध जो गाय से निकल के आया है, किसी फैक्ट्री से नहीं आया है, पहले हम उसको लें। यदि वो नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में हम कहाँ पर जाएंगे, पैकेट वाले में जाएंगे। तो यदि बायो E3 पॉलिसी आती है तो ये उनके लिए अच्छा हो जाएगा। एक तो रेट कम हो जाएगा, जैसे मान लो अभी दूध है जो वो 50 रुपये 60 रुपये का मिल रहा है, तो हो सकता है कि उसमें गिरावट आ जाए, वो 40 रुपये का हो जाए। ठीक है, तो कभी भी यदि किसी चीज़ में गिरावट आती है तो वो कुछ समय के लिए तो रहती है। ठीक है, जब तक प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा, चीज़ों के रेट कम होंगे, तो ये इसका पूरे मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी एक धंधे पे इफेक्ट पड़ता है। अब डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो जो भी चीज़ें, चाहे होटल हैं चाहे और कोई चीज़ें, उन सब पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे यदि कभी भी पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो उससे का ट्रांसपोर्ट पे डायरेक्ट असर पड़ता है। आप देखोगे कि ऑटो वाले अपना रेट बढ़ा देंगे, होता है ऐसा। तो हाँ, फ़र्क देखने को मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ी आमदनी कम हो जाए, थोड़ी ज़्यादा हो जाए, पर ये भी तो सोचो कि जैसे ही बायो E3 आएगा, अब जो अभी जो डेयरी का बिजनेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका कोई सोर्स नहीं है जहाँ से वो दूध खरीद सके, वो अपने घर में दूध बनाएगा और बेचेगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो हो गई ना? नहीं हो गई। मान लो एक ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ पर पशु पालना ही संभव नहीं है और वहाँ के लोगों को भी दूध चाहिए। अब उनको जाना पड़ रहा है 100 किलोमीटर दूर, जहाँ पर जैसे मान लो कोई पहाड़ में रहता है,
और वहाँ पे वो छोटे पशु ही पाल सकते हैं, वहाँ तो गाय नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि चढ़ नहीं सकती ना। देखे हो कभी, कभी भी आप पर्वत साइड जाओगे, पहाड़ों में जाओगे, तो आपको बड़े जानवर नहीं मिलेंगे कभी भी, क्योंकि वो पर्वत में रह ही नहीं सकते, उतना ट्रेवल ही नहीं कर पाते वो, क्योंकि उनका शरीर बड़ा है। तो वहाँ पे आपको छोटे जीव मिलेंगे, और वो उनके ही दूध को कंज्यूम करते हैं, जैसे बकरी हो गई, भेड़ हो गई, इनके दूध पीते हैं। तो उनके लिए भी तो आसानी हो गई। हो सकता है कोई उससे भी ऊपर रहता हो, जहाँ पर भेड़ भी नहीं दिखती हो सकता है ना। तो अब सबके लिए इजी हो जाएगा जब ये पॉलिसी आएगी कि वो कहीं पर भी रहे, उसको दूध तो मिल ही जाएगा। तो फायदे हैं, नुकसान भी हैं, दोनों कंडीशन होती है। कोई भी चीज़, कोई भी नई चीज़ आएगी तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो अभी क्या बता रहा था मैं, हाँ, 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है 2024 सितंबर में। सितंबर में हर वर्ष क्या होता है, राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। पोषण माह मतलब न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, लोगों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा। कौन से मंत्रालय के द्वारा मनाया जा रहा है, तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसकी मंत्री कौन है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, अभी वर्तमान में क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्री। इसके पहले कौन थी, स्मृति ईरानी, ठीक है। और ये अब किसके पास चले गया है, अन्नपूर्णा देवी के पास चले गया ये मंत्रालय। ओहो, ठीक, अन्नपूर्णा देवी के पास चले गया है। और अब ये पूछे कि आपसे कि इसकी शुरुआत कब हुई इस पोषण माह की, तो 1 सितंबर से मनाया जाएगा, सितंबर के ख़त्म होते तक, मतलब लास्ट तक पूरे माह को मनाना है पोषण सप्ताह के, पोषण माह के रूप में। तो पूरे इस माह चलेगा। और ये चालू कहाँ से हुआ, तो मध्य प्रदेश के धार जिले में राष्ट्रीय पोषण माह को शुरू किया गया है। कहीं से तो इनॉग्रेट करेंगे ना, तो वो जगह कौन सी थी, एमपी का धार जिला, ठीक है, एमपी का धार जिला। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 की शुरुआत एक पेड़ माँ के नाम, इसको देखे थे क्या पिछले करंट अफेयर्स में, देखे थे, नहीं देखे थे, कुछ याद आ रहा है, एक पेड़ माँ के नाम से क्या याद आ रहा है, बताओ बताओ बताओ। जो पिछले करंट की क्लास में थे उनसे पूछ रहा हूँ मैं, एक पेड़ माँ के नाम से रिलेटेड कुछ पढ़े थे क्या, मियावाकी पद्धति बताया था क्या, मियावाकी पद्धति बताया था, बताया तो था भाई, हैं, छत्तीसगढ़ से रिलेट करके बताया था ना। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स में मियावाकी पद्धति कौन कर रहा था, इससे पौधारोपण, मिनिस्टर थे कौन, श्याम बिहारी, याद आ रहा है कुछ, हाँ, कहाँ पर कर रहे थे, कोरिया में कि मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में, हाँ 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 हाँ, कर तो रहे थे पढ़ना, ठीक है। ये वही एक पेड़ माँ के नाम, इसी का पार्ट है, मतलब एक्चुअल में ये घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। ये अब जितने भी अभियान आ रहे हैं इस सब का पार्ट बन के आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर भी नाम लिखा दिख रहा है, एक पेड़ माँ के नाम राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान के साथ हुई। मतलब वहाँ पर भी क्या किया गया, एक पेड़ माँ के नाम को इंट्रोड्यूस किया, साथ में इसके पोषण सप्ताह के, पोषण सप्ताह को इनोग्रेट किए। अब कुछ कर तो सकते नहीं, तो क्या करें कि वहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान से रिलेटेड एक आध दो सबको ही पौधा लगा लिए, तो शुरुआत भी हो गई पोषण माह की। नहीं तो क्या आप किसी को खाना थोड़ी खिला सकते हैं, है ना, पोषण सप्ताह चालू हो रहा है तो आप किसी को खाना नहीं खिला सकते, तो क्या कर दिए, पौधा लगा के इसकी क्या कर दिए, शुरुआत कर दिए, ठीक है। परिचय, यह दिवस पोषण अभियान प्रधानमंत्री की समग्र पोषण योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष सितंबर के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। मेन स्कीम कौन सी है, प्रधानमंत्री समग्र पोषण योजना, ठीक है। इसी के अंतर्गत ये जो अभी आप देख रहे हो राष्ट्रीय पोषण माह, ये मनाया जा रहा है। आपको पता होगा, यदि ग्रामीण क्षेत्र से आप जुड़े होंगे, तो जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको आंगनबाड़ी के माध्यम से पोषण की जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं, चाहे वो प्रोटीन बार हो, चाहे वो दलिया हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, समय समय पे मेडिसिन्स भी और साथ में न्यूट्रिशन भी, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत कराया जाता है, तो ये समग्र पोषण योजना के अंतर्गत कराया जाता है।
और इस माह को हम स्पेशली सेलिब्रेट कर रहे हैं पोषण माह के रूप में। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि किस माह को पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट किया गया, तो सितंबर माह को किया गया। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, तो मध्य प्रदेश के धार जिले से इसकी शुरुआत की गई। कौन सी तारीख को ये शुरू हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है सितंबर माह को मनाया जा रहा, तो 1 तारीख से चालू होगा और सितंबर की लास्ट तारीख को ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पोषण माह। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य पोषण के विषय में जागरूकता बढ़ाना, आहार पद्धतियों में सुधार करना तथा बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं सहित कमजोर समूहों के बीच कुपोषण से निपटना है। आप देखे होंगे कि जनरली होता क्या है कि गांव के क्षेत्र में जो बच्चे रहते हैं उनको पर्याप्त पोषण न मिलने की स्थिति में वो अपाहिज हो जाते हैं, है ना, विकलांग हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए लोगों को क्या किया जा रहा है, ये पोषण सप्ताह चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सभी को इंक्लूड करना है, ना केवल गर्भवती महिला बल्कि जो जितने भी किशोर होंगे, जितने भी बच्चे होंगे, जो भी स्तनपान कराने वाली महिलाएं होंगी, उन सभी को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, उन्हीं के लिए चलाया जा रहा है। इसका मुख्य विषय क्या है, आपको पता होगा कि ये एनीमिया के बारे में जानते हो क्या होता है। ठीक है, खून की कमी एक्चुअल में होता क्या है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो अपना शेप बदल लेती हैं। ठीक है, वो जनरली उनका शेप राउंड होता है और उससे वो चंद्रमा के आकार में आ जाती हैं और लगातार सिंक होने लगती हैं, तो उसी को एनीमिया कहते हैं, खून की कमी कहते हैं। जनरली ये जो रोग है वो महिलाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, एनीमिया। और इसके अलावा यदि विकास की निगरानी करेगा ये कि भाई सही से डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है किसी बच्चे का, यदि नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर उसको जांच के पोषण की कमी है कि दवाई की कमी है, क्या परेशानी आ रही है, वो उसको पूरक आहार देना, मतलब यदि घर से वो पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और क्या किया जाएगा, पोषण की पढ़ाई भी करवाई जाएगी, ये बताया जाएगा कि किससे क्या चीज़ मिलता है। ये तो हमेशा से पढ़ते आए हैं, स्पेशली ये आंगनबाड़ी में ज़्यादा पढ़ाते हैं। ठीक है, कि पालक खाइए आयरन मिलेगा, आलू खाइए फास्फोरस, ऐसा, तो वो वही काम। ठीक है, तो पोषण की पढ़ाई भी करवाई जाएगी और बेहतर प्रशासन हेतु प्रौद्योगिकी और एक पेड़ माँ के नाम ये किया जा रहा है, ताकि उससे एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर किया जा सके, वायु प्रदूषण को ख़त्म किया जा सके। तो 2 योजनाएं एक साथ चल रही है इस राष्ट्रीय पोषण माह में। एक तो पोषण अभियान चल रहा है और दूसरा वृक्षारोपण चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। और ये नारा कौन दिया है ये भी पूछ सकता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये नारा दिया गया है, एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, आगे देखें। और इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है, पोषण ट्रैकर। ये ट्रैक करता है पोषण को, ये एक मोबाइल ऐप है जो कि भारत के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण पर नज़र रखता है। ठीक है, आरोग्यम ऐप कितने लोग यूज़ करते हो, आरोग्यम इंडियन गवर्नमेंट की ऐप है, आप किसी भी डॉक्टर से फ्री में कंसल्ट कर सकते हो घर बैठे। ठीक है, वहाँ पर नाम दिए होंगे, इसकी फ़ीस भी होती है कुछ डॉक्टरों की और कुछ डॉक्टरों की फ़ीस नहीं होती है, सिंपली आपको रजिस्टर करना होगा। ठीक है, और रजिस्टर करने के बाद जो भी आपकी बीमारी है, जैसा आप फील कर रहे हो, मान लो मेरे को बुखार आ गया तो मैं उस ऐप में अपनी पूरी जानकारी डाल के रखा हुआ हूँ। अब मेरे को बुखार आया है तो मैं उसमें देख सकता हूँ कि मेरे को कौन से डॉक्टर को दिखाना है। बाई चांस मेरे को बुखार आया तो मैं जनरली MBBS से दिखा सकता हूँ, कंसल्ट कर सकता हूँ, तो मैं उसमें MBBS डालूंगा तो जितने भी MBBS डॉक्टर हैं मेरे आसपास उन सबके नाम आ जाएंगे और उनके नंबर्स आ जाएंगे। बात समझ आया। अब मैं उसमें से अपने हिसाब से कि मैं जिससे भी कंसल्ट करना चाहता हूँ मैं क्लिक करके उनसे बात कर सकता हूँ और उनसे सजेशन ले सकता हूँ कि मुझे क्या दवाई लेनी चाहिए। वो वहीं पे प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे मेरे को कि ये दवाई ले लीजिए आप, ऐसा ऐसा आपको करना है। बात समझ आ रही है। ये आरोग्यम ऐप है। ऐसे ही पोषण ट्रैकर ऐप है जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स डालनी पड़ेगी जिसके बारे में भी आप पोषण की जानकारी चाहते हैं, और उसको वो शुरू से लेकर लास्ट तक मॉनिटर करेगा कि वो पूछेगा कि आपको कैसा लग रहा है, तो आप उसमें कई ऑप्शन दिए जाएंगे। आपके पैर को कैसा लग रहा है, आपके हाथ को कैसा लग रहा है। मान लो मेरा हाथ कमज़ोर है, कुपोषित है,
तो बताऊंगा ना कि मेरा एक हाथ काम नहीं करता है, मैं उसको अपने से उठा नहीं पाता हूँ, तो वो सारी डिटेल वहाँ पर फीड करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से आपको फिर क्या दिया जाएगा, न्यूट्रिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, तो पोषण ट्रैकर नाम है। कौन सा माह है, सितंबर माह है। क्या चल रहा है सितंबर माह में, तो पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है इस महीने को। ठीक है, क्या क्या किया जाएगा, तो इसमें न्यूट्रिशन दिया जाएगा और वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण कौन से अभियान के तहत किया जा रहा है, तो एक पेड़ माँ के नाम के अभियान के तहत किया जा रहा है। किन के लिए लाया गया है, तो ये बच्चों और महिलाओं के लिए लाया गया है। ठीक है, ये आपके प्री के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन भी बना के लास्ट में बता दूंगा, पर अभी तो समझ पा रहे हो ना कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इजी है, आगे देखें। चलिए अगला देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके लास्ट तक इम्पोर्टेंट रहने वाला है जब तक आप CGPSC एग्ज़ाम दिलाएंगे। ठीक है, तो इसको स्पेशली याद रखना है भैया, इसको नहीं भूलना है। क्या है न्यूज़, न्यूज़ कह रही कि सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया, इनॉग्रेशन किया गया है, नया साइन बनाया गया है और नया फ्लैग बनाया। किसका, सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय का अभी तक कोई साइन और फ्लैग नहीं था, इंडिया का फ्लैग ही लगा रहता था, लेकिन अब इस डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट फ्लैग बनाया गया है। हालांकि ये अभी भी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट का एक अलग से फ्लैग और क्या होगा, चिन्ह होगा। ये कब किया गया, तो ये अभी सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, 75th। ठीक है क्या, और इसी मौके पर PM मोदी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट तो हर बार ही जारी होता है, तो इस बार भी किए। ठीक है, डाक टिकट में बताएगा कि भाई 75 वर्ष पूरा, जैसे कि सिक्का देखते हो कहीं पीछे लिखा रहता है 75 ईयर्स, ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे यहाँ पर डाक टिकट जारी की गई है। जो स्टैम्प सील लगती है ना, उसको बोलते हैं डाक टिकट। जो कि आप चिट्ठी पोस्ट करने जाते हो ना, तो टिकट लगाते हो, वैसी टिकट जारी की गई है। हाँ, और साथ में क्या किया गया, ध्वज और चिन्ह बनाए गए हैं। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री की बात हो गई कि कब आया था सर्वोच्च न्यायालय पहली बार। 28 जनवरी 1950 को पहली बार सर्वोच्च, इसके पहले हम सर्वोच्च न्यायालय बनते देखते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल रोल ऐसा नहीं था। कब बना था पहली बार सर्वोच्च न्यायालय, हिस्ट्री पढ़ ली हो, कितने लोग पढ़ ली हो, कोई नहीं पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री पढ़े हुए हो, एंशियंट हिस्ट्री पढ़े हुए हो। क्या हुआ था, एंशियंट नहीं, सॉरी, मॉडर्न हिस्ट्री का एंशियंट पोर्शन, मतलब जहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है, क्या हुआ था पता है सर्वोच्च न्यायालय की हिस्ट्री। पहली बार सर्वोच्च न्यायालय शब्द का प्रयोग कहाँ पे देखने को मिलता है, कौन से ईयर में देखने को मिलता है हिस्ट्री में, 1935, 1935 का अधिनियम। अधिनियम में ही तो आएगा, हंसने वाली क्या बात है उसमें। और कोई, वारेन हेस्टिंग्स का नाम सुने हो, सुने हो वारेन हेस्टिंग्स का नाम। हाँ, जब ये गवर्नर जनरल बनता है, जब बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है बंगाल में। ठीक है, पर यह वर्तमान के सर्वोच्च न्यायालय से बिल्कुल अलग था। इसका काम ज्यूडिशरी ही था, लेकिन वो उस पर पूरा एरिया नहीं आता था। इंडिया का पूरे एरिया के लिए वो क्या नहीं कर सकते थे, न्याय नहीं दे सकते थे। ठीक है, पर ये इसका सबसे पहला इंट्रोडक्शन था कि सर्वोच्च न्यायालय नाम कहाँ पर देखने को मिला था, तो वहीं पर देखने को, सुप्रीम कोर्ट कहते थे उसको। लेकिन ये स्पेशली किसके लिए बनाया गया था, जो कंपनी के अधिकारी आए थे यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेचने, उनके लिए, और बंगाल के रीजन में रहने वाले जो लोग थे, जो जनता थी, उनके लिए बनाया गया था। ठीक है, बाद में 1935 के अधिनियम में इसको और पावरफुल बनाया जाता है, और फाइनली जब हम स्वतंत्र होते हैं तो इसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है और इसको फिर से
रीऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। तो इसलिए ये 1950 जो लिखा हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद पहली बार कब अस्तित्व में आया, तो 28 जनवरी 1950। जो अपन वर्तमान स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय देखते हैं वो पहली बार कब बना, तो ये 1950 में बना था। ठीक है, लेकिन इसके पहले भी सर्वोच्च न्यायालय था, वो ब्रिटिशर्स का था और उसके रूल और रेगुलेशंस अलग थे। बात समझ आई यहाँ तक? तो इसी की अभी जो है वो 75वीं वर्षगांठ पूरी हुई है, क्योंकि 50 में बना है, तो 50 से 50 मतलब 2000 तक कितनी हो गई? 50 हो गई ना भाई? हाँ, नहीं हो गई? हाँ, ठीक है। तो 75वीं वर्षगांठ इसकी अभी मनाई गई है। सर्वोच्च न्यायालय के नए अनावरण किए गए झंडे में आप देख सकते हो यहाँ पर अशोक चक्र बना हुआ है, ये वाले रीजन पे। ठीक है, तो ये पहली चीज़ आपसे पूछी जाएगी क्या क्या बना हुआ है, तो याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के झंडे में अशोक चक्र बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय की इमारत, इमारत मतलब बिल्डिंग, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की जो बिल्डिंग है इसका चिन्ह है, ये आप देख रहे हो बिल्डिंग, नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना, ये बिल्डिंग है बीच में, उसके ऊपर अशोक चिन्ह है और फिर संविधान शामिल है। ये जो बीच में दिख रहा है आपको, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है हमारी, ओरिजिनल कॉपी। और जूम करूं इसको, जूम करूं? अब दिखा? ये जो ऊपर दिख रहा है एक गोल, ये अशोक चक्र है। ठीक है, इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग है हमारे सर्वोच्च न्यायालय की, और इसके ऊपर एक बुक रखी हुई है जो कि हमारे संविधान की बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। ठीक है, ये तीन चिन्ह बने हुए हैं, ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ब्लू कलर का फ्लैग है। कलर पूछा जा सकता है, कौन कौन से चिन्ह बने हैं ये पूछा जा सकता है, पृष्ठभूमि कौन से कलर की है ये पूछा जा सकता है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कौन से कलर का है? ब्लू कलर का है। ठीक है, झंडे कौन से कलर के हैं? ब्लू कलर के हैं। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब जो भी साइंस बने हुए हैं वो कौन से कलर के हैं? वाइट कलर के हैं। ठीक है, वाइट कलर के हैं, और एक शब्द लिखा हुआ है, यतो धर्मस्ततो जयः। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? यतो धर्मस्य ततो जयः। इसका मतलब क्या होता है ये भी देख लेते हैं। इसका मतलब है, संस्कृत वाक्यांश है ये, जहां धर्म है वहां विजय है। ठीक है, जहां धर्म है वहां वीरू है, ऐसा विजय है। यह संस्कृत श्लोक महाभारत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत से लिया गया, और हिंदू महाकाव्य में 11 बार इसका उल्लेख हुआ है। मतलब महाभारत में कितने बार लिखा गया है? ये 11 बार लिखा गया है, यतो धर्मस्य ततो जयः। ठीक है, नए झंडा विभिन्न डिजाइन में उपलब्ध होगा, जिसमें क्रॉस टेबल, फ्लैट, सिंगल टेबल फ्लैग, मतलब ये अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग जगह फहराने के लिए। बात समझ आ रही? ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, पर केवल ऊपर की चीज़ें याद रखनी है कि ब्लू कलर का झंडा है हमारा, जो कि जिसका बैकग्राउंड ब्लू है, और इसमें प्रिंटिंग वाइट कलर से की गई है। चार चीज़ें याद रखनी है कि एक सर्कल है, और उस दो सर्कल हैं, और सर्कल के अंदर क्या लिखा हुआ है? यतो धर्मस् तथा जय। और जो अंदर वाला सर्कल है उसके अंदर 3 साइन बनाए गए हैं। कौन कौन से साइन हैं? तो एक अशोक चक्र है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, और तीसरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का साइन बना हुआ है। ठीक है, याद रहेगा। कब जारी किया गया? तो 75वीं वर्षगांठ पे जारी किया गया है। कौन जारी किया है? तो प्रधानमंत्री नहीं, इस बार ये राष्ट्रपति याद रखना है आपको, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये गई हुई थी इसके इनॉग्रेशन में, इनकी 75वीं वर्षगांठ में, और वहाँ पर उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। याद रहेगा इतनी जानकारी? कोई समस्या? आगे देखें, कर लिए नोट ये? चलिए आगे देख रहे हैं। ये देखिए, ये अभी इम्पोर्टेंट हो सकता है, याद रखेंगे।
बाद में ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि छोटा फैक्ट है, ठीक है। तो इसको आपको लंबे समय तक याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये अभी यदि रिसेंटली कोई एग्ज़ाम होता है 2-3 महीने में तो हो सकता है आपसे पूछा जाए, नहीं तो आपको इतनी डीप में जाके आपको उप प्रमुख के बारे में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो वायुसेना के जो अभी नए उप प्रमुख बने उनका क्या नाम है, तो मार्शल तजेंद्र सिंह इनका नाम है। ये इनकी फ़ोटो लगी हुई है। इनके बारे में देख लेते हैं कि ये वो लगभग 4500 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव रखते हैं और श्रेणी ए के फ्लाइंग प्रशिक्षक हैं, मतलब सबसे जो टॉप क्लास की श्रेणी होती है उसके फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं। उन्होंने एक लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन, एक रडार स्टेशन और एक प्रमुख फाइटर बेस की कमान संभाली है। ये पूछा नहीं जाएगा। पूछा क्या जाएगा, केवल ये जाएगा कि वायुसेना का उप प्रमुख किसे बनाया गया है, तो आप याद रखेंगे तजेंद्र सिंह को बनाया गया है, ठीक है। वर्तमान नियुक्ति से पहले वह मेघालय के शिलोंग स्थित भारतीय वायुसेना के पूर्वी वायु कमान मुख्यालय में सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर थे। मतलब जब उनको ये पद मिला है नया वायुसेना के उप प्रमुख, इससे पहले वो कहाँ पर पोस्टेड थे, तो ईस्टर्न पोर्शन में जो ईस्टर्न हेडक्वार्टर है वहाँ पर पोस्टेड थे वो, ठीक है। ये हो सकता है कि पूछा जाए, पर ये भी आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। अगली बात याद रखनी कि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा 2007 में वायुसेना पदक और 2022 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक। सीजीपीएससी में इतने डीप में नहीं पूछता है, पर बाई चांस पूछ ले तब की बात है ये, ठीक है। तो अपने के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हुई कि एक इनका नाम याद रह जाए मेरे को कि तजेंद्र सिंह नाम है, ठीक है। और इससे पहले ये कहाँ पोस्टेड थे ये याद रह जाए, और इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, तो 2007 में वायुसेना पदक मिला है और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। बस ये 4 लाइन यदि मेरे को याद रह गई इनके बारे में तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक। जनरली क्वेश्चन केवल यही होगा कि उप प्रमुख किसे बनाया गया है, 1 लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, बता पाओगे, बता लोगे ना, हाँ। आगे देखें, अगली न्यूज़ देखते हैं। डूरंड कप सुने हो इसके बारे में, कौन से क्षेत्र में होता है डूरंड कप, हाँ। फुटबॉल, टेनिस नहीं, कौन है टेनिस वाला ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड है डूरंड कप। इसी के कारण जितने भी फुटबॉलर निकल पाए हैं इंडिया से, ये सबसे बड़ा रीज़न है उसका डूरंड कप, ठीक है। जो आप सुनील छेत्री देखते हो या बाकी फुटबॉलर्स के नाम जो थोड़े बहुत जानते हो वो इसी डूरंड कप के कारण है, क्योंकि ये प्रतियोगिता बहुत फेमस है हमारे इंडिया में, ठीक है। डूरंड कप 2024 हुआ है, ये इसका 133वां संस्करण था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको स्पेशली याद रखिएगा डूरंड कप को, क्योंकि कई एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। डूरंड कप 2024 कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन था ये, तो 133 133वां संस्करण था। ये 4 शहरों में आयोजित किया गया था। जनरली ये होता ही इसी साइड है, मतलब ईस्ट साइड में, जो भारत का ईस्ट रीजन है वहाँ पर ही ये होता है। तो इस साल कहाँ कहाँ हुआ था, तो कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल, ठीक है, कोकराझार मतलब असम, जमशेदपुर मतलब झारखंड और शिलोंग मतलब मेघालय। यहाँ पर इन 4 शहरों में क्या किया गया था, इसको आयोजित किया गया था। जमशेदपुर ने टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार मैचों की मेजबानी की है। डूरंड जो कप है इसकी पहली बार मेजबानी करने वाला राज्य कौन सा है, जमशेदपुर, मतलब जमशेदपुर कहाँ पर है, झारखंड। तो ये पहली बार यहाँ पर आयोजित हुआ, ठीक है, याद रहेगा। इसके बारे में याद रखना है कि इस बार जो विजेता हैं ये भी अपने आप में इतिहास है कि ये पहली बार ये जीत रहे हैं, ठीक है। नाम क्या है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। ये कहाँ की फुटबॉल क्लब है, गुवाहाटी असम की, ठीक है, गुवाहाटी असम की ये फुटबॉल क्लब है। और ये किसको हराए हैं, तो ये मोहन बगान सुपर जायंट्स को हराए हैं, जो कि बहुत बड़ा नाम है। मोहन बगान के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा, ठीक है। इनको हराकर ये क्या किए हैं, इस बार विजेता बने हैं गुवाहाटी के लोग। मोहन बगान वेस्ट बंगाल का फुटबॉल क्लब है, ठीक है। कोई समस्या, याद रहेगा यहाँ तक। कौन जीता,
किसको हरा के जीता, ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। तो जीतने वाला यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है और हारने वाला कौन है, मोहन बगान। ठीक है। पुरस्कार डूरंड कप 2024 के लिए कई व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए गए, जैसे कि आप देखते होगे फीफा होता है तब भी ये मिलता है, हाँ, गोल्डन ग्लोब, गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट, ये 3 मिलते हैं। तो यहाँ पर भी दिया गया है, गोल्डन बूट दिया जाता है शीर्ष गोल स्कोरर जो कि सबसे ज़्यादा गोल करता है, तो इस बार वो किसको दिया गया है, नोआ सदाउई। ठीक है, नोआ सदाउई, ये कौन है भाई, नोआ सदाउई, नोआ सदाउई, ये कौन है, केरल ब्लास्टर एफसी के खिलाड़ी हैं, केरल ब्लास्टर एफसी के खिलाड़ी हैं। क्या नाम है इनका, नोआ सदाउई। इनको क्या मिला है, गोल्डन बूट मिला, जो सबसे ज़्यादा गोल करता है उसको क्या मिलता है, गोल्डन बूट अवार्ड मिलता है, और इस बार ये किसको मिला है, नोआ सदाउई को। ठीक है, डूरंड कप पूछा जा सकता है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, दूसरा आपने को याद रखना है गोल्डन ग्लव, ये किसको मिलता है, तो जो गोलकीपर रहता है, जो सबसे ज़्यादा गोल रोकता है, उसको ये मिलता है। तो इस बार किसको मिला है, गुरमीत सिंह को मिला है, और गुरमीत सिंह कहाँ से खेलते हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा। अगला याद रखना है गोल्डन बॉल, गोल्डन बॉल किसको मिलेगा, जो कि टूर्नामेंट का जैसे मैन ऑफ द सीरीज होते हैं क्रिकेट में, वैसे ही जो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा, बेस्ट प्लेयर होगा, उसको मिलेगा गोल्डन बॉल। और ये किसको मिला है, जितिन एमएस को मिला है, ये भी किसके खिलाड़ी हैं, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड क्लब के। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। ठीक है, इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ा डूरंड कप के बारे में, कि ये ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा शिमला में एक 1888 में स्थापित डूरंड कप भारत और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ब्रिटिश भारत में तत्कालीन विदेश सचिव मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर इस टूर्नामेंट का इतिहास समृद्ध है, और इसने भारतीय फुटबॉल में कई ऐतिहासिक क्षण देखे हैं। 2 चीज़ काम की, किसके नाम पे चालू किया गया और कौन चालू करवाया था। तो ये कौन चालू करवाया था, ब्रिटिश भारतीय सेना, जो ब्रिटिशर्स की सेना में भारतीय शामिल थे ना, उन्होंने पहली बार ये खेलना शुरू किया था। और किसकी प्रेरणा से खेलना शुरू किया गया था, मॉर्टिमर डूरंड, याद रहेगा, डूरंड कप। हाँ, आगे देखें, देखें आगे, हाँ हूँ ऐसे बोल लेना ना, ताकि मेरे को पता चले कि आप अभी तक सोए नहीं हैं। ठीक है, तो पता चल रहा है आँख खोल के भी कई लोग सो लेते हैं, ऐसा कुछ टैलेंट होगा आप में, तो क्या पता कि मेरे को देख रहे हो, मेरे को लग रहा है हाँ देख रहा है देख रहा है, और धीरे से एक नैप लेके निकल लिए, बोले सर को पता भी नहीं चला। कई लोग भारी टैलेंटेड होते हैं, है ना, देखते देखते एक नींद निपटा ली, पता ही नहीं चला। जैसे लालू जी बोलते थे ना, सुने उनका इंटरव्यू, कि मैं मनन कर रहा हूँ, मैं सो थोड़ी रहा हूँ। तो ऐसे या यदि आपका मन करे मनन करने का, तो मुझे बता देना कि मेरा मनन करने का मन कर रहा है, तो मैं थोड़ी देर वेट कर लूँगा, ताकि आपको वापस से समझ आने का समय मिल जाए। ठीक है, आगे देखें, चलिए अगला देखते हैं। ये है आपके कुछ नए नवरत्न कंपनियां बनाई गई हैं। आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा नवरत्न कंपनियां क्या होती है। इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, बस आपको नाम पूछा जाता है उतना ही लिख के लाया हूँ मैं। ठीक है, कि आपको नवरत्न कंपनियां बनाई गई हैं, टोटल नंबर कितने हो गए, तो अभी 25 हो गए इसके। ठीक है, कौन कौन, हाँ ये लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल नंबर कितना हो गया है, 25। पहले तो यही पूछा जाएगा कि नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है वर्तमान में। नवरत्न कंपनियों के लिए क्राइटेरिया होता है कि वो कितना इन्वेस्ट कर सकती हैं, कितना खर्च कर सकती हैं, कितना उनका जो टर्नओवर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से किसी कंपनी को नवरत्न या फिर महारत्न या फिर और एक क्या होता है, नहीं पता, कभी सुने हो इसके बारे में, सुने हो ना। और एक होता है मिनी रत्न। मिनी रत्न, ये 3 कैटेगरी होती है।
कोई कंपनी जब तक मिनी रत्न नहीं है उसको नवरत्न नहीं बनाया जाएगा, जब तक वो कंपनी नवरत्न नहीं है तब तक उसको महारत्न नहीं बनाया जाएगा। और ये जनरली जो कंपनियां हैं ये नवरत्न, मिनी रत्न या फिर महारत्न जब बनती हैं तो इनकी हेल्प करती है कौन? भारत सरकार इनको डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और फिर ये उन्हीं के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं, सारी चीज़। तो बहुत सारे फायदे होते हैं किसी कंपनी को यदि वो मिनी रत्न, नवरत्न या फिर महारत्न बनती है। तो ये काइंड ऑफ अवार्ड्स हैं कि यदि आप मान लो मैं आपको बोला कि जो टेस्ट में इस बार ज़्यादा नंबर लाएगा, सबसे ज़्यादा नंबर लेके आएगा, उसको मैं एक स्पेशल बैच में लॉन्च कर दूंगा और उसको मैं खुद खड़े रह के दिन भर पढ़ाऊंगा और दिन भर गाइड करूंगा उसको कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो आपको अब स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लग गई ना, क्योंकि आपने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए। ऐसे ही कंपनी को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए क्या करती है भारत सरकार? उनको ये मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न का दर्जा देती है ताकि वो क्या हो, मोटिवेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। तो इसी का नंबर बढ़ा दिया गया है। पहले ये कम थी, अभी जो 4 नई चालू हुई, पहले 21 थी, अब ये 4 नई चालू हुई हैं, तो इनको मिलाकर कितनी हो गई है संख्या? 25 हो गई है। तो आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सी शामिल की गई है, तो याद रखेंगे रेलटेक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये 22वीं बनी है। इसके अलावा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये 23वीं है। NHPCL लिमिटेड, NHPCL मतलब NHPC लिमिटेड, ये कौन सी है? तीसरे नंबर की है, मतलब टोटल नंबर में देखें तो 22, 23 और 24। और लास्ट में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है, SJNM, याद रहेगा। बात समझ आएगा? क्या पूछेगा? नाम पूछेगा। तो आपको याद रखना है रेलटेक है एक, रेलटेक, ठीक है, दूसरा सोलर एनर्जी है, तीसरा NHPCL, ठीक है, और जो लास्ट है वो कौन सा है? SJVNL, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ऐसा, ठीक है क्या? तो ये 4 कंपनियां शामिल की गई हैं नवरत्न में। टोटल नंबर कितना हो गया है? 25 हो गया है। जब कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाए तो वो बताएगा आपको कि महारत्न कंपनी कितनी है, नवरत्न कंपनी कितनी है और मिनी रत्न कंपनी कितनी है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। ये अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो ये इकोनॉमिक्स का करेंट अफेयर्स है, याद रहेगा। आगे देखें, अगला देखते हैं DRDO का नाम सुने हो? DRDO का नाम सुने हो? नहीं सुने हो? हाँ, बेसिकली ऐसे समझो कि ये हमारे लिए जो भी चीज़ें बनाते हैं रक्षा वक्षा के लिए, जो चीज़ें आपको दिखती हैं, चाहे रॉकेट हो, मिसाइल्स हो, चाहे ड्रोन्स हो, ये सब बनाने का काम कौन करता है? DRDO करता है। अभी इतना काफ़ी है, जब साइंस टेक पढ़ोगे तो DRDO के बारे में बहुत कुछ जानना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसको क्यों याद रखना है कि DRDO की महानिदेशक को बदला गया, जो कि एरो से संबंधित है। एरो मतलब जो विंग इसकी एयर वाले पार्ट को देखती होगी, अलग अलग पार्ट होते हैं ना, जल सीमा, थल सीमा, ऐसे, तो जो एयर वाला पार्ट देखती होगी, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाती होगी जो कि कहाँ पर काम करते हैं? एयर में काम करते हैं। तो उसकी महानिदेशक किसको बनाया गया है? DRDO की। वो आपके लिए करेंट अफेयर्स है, उसको नाम याद रखना है। उनका नाम क्या है? राजलक्ष्मी मेनन। जैसे वहाँ पर हम देखे थे तजिंदर सिंह का नाम, वैसे यहाँ पर केवल हमारे लिए नाम इम्पॉर्टेंट है कि नियुक्ति हुई है, अपॉइंट हुए हैं। कौन अपॉइंट हुआ है? तो राजलक्ष्मी मेनन DRDO की महानिदेशक बनाई गई, ठीक है। मेनन ने एयरबोर्न सर्विलांस सिस्टम के डिज़ाइन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने UAV लड़ाकू विमानों, उपग्रहों और मानव युक्त प्लेटफॉर्मों के लिए इमेजिंग रडार के डिज़ाइन और विकास का भी नेतृत्व किया। ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जानने के लिए है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। मेन क्या है हमारे लिए कि DRDO का महानिदेशक एरो के क्षेत्र में ना, DRDO का मेन हेड जो सभी ब्रांचेस का हेड होगा वो अलग है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये केवल एरो जो ब्रांच है उसका हेड किसको बनाया गया है? राजलक्ष्मी मेनन, ठीक है, याद रहेगा। केवल नाम याद रखना था। आगे देखते हैं।
अब ये फिर से इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट तक आपका साथ देने वाला है, लास्ट तक मतलब सीजीपीएससी के एग्ज़ाम तक। 23वां विधि आयोग बनाया गया है, ठीक है। विधि आयोग जनरली करता क्या है, तो ये समीक्षा करता है, जो भी कानून बनने वाले हैं वो सही है कि नहीं है, क्या है कैसा है, क्या चीज़ बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए, इन सब के बारे में चर्चा करता है। तो अभी जो नया आयोग बना है उसका नंबर क्या है, 23वां है, क्योंकि 22वां जो विधि आयोग था ये कब खत्म हो गया, 31 अगस्त 2024 को उसका कार्यकाल कंप्लीट हो रहा था। तो इसके लिए अब नया बनाना पड़ता, तो 23वां बनाया गया, 23वां विधि आयोग बनाया गया। कौन बनाया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत में 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है। मतलब ये कितने साल काम करेगा, 3 साल काम करेगा। 2024 के 31 अगस्त को खत्म हुआ है, मतलब 2025, 2026 और 2027, मतलब अगला विधि आयोग कब देखने को मिलेगा हमको, 2027 के अगस्त में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये याद रहेगा। अब ये 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक प्रभावी रहेगा। इस आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, अभी नाम नहीं आया है इसका सामने, इसलिए केवल इसका स्ट्रक्चर याद रखना है कि कोई एक बंदा कौन होगा, अध्यक्ष होगा, जो कि इसके 3 साल के टेन्योर के लिए काम करेगा। बात समझ आ रहा है। 4 सदस्य होंगे, परमानेंट मेंबर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और इसके अलावा अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक सदस्य भी शामिल होंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक हेड होगा और उसके अंदर 4 लोग काम करेंगे, 4 सदस्य होंगे। अभी इनके नाम सामने नहीं आए हैं, जब नाम सामने आएंगे तो वो भी मैं आपको अपडेट कराऊंगा कि विधि आयोग के सदस्य या अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, ठीक है क्या, बात समझ आ रही है। लेकिन नंबर याद रखना है कि कौन सा विधि आयोग है, ये 23वां विधि आयोग है। 3 साल के लिए नियुक्ति की गई है इनकी, कब तक के लिए, 2027 तक के लिए, ठीक है। इसका प्राथमिक कार्य भारतीय कानून प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और सुझाव देना है। आपको पता होगा कि बहुत सारे लॉ चेंज करने की बात की जा रही है, उसी की समीक्षा करेगा ये, ठीक है। जो कि अभी लॉ बनाए गए थे, जो कि ब्रिटिश काल से चलते हुए आ रहे हैं, उन सभी लॉ की समीक्षा करेगा, और यदि वो रिलेवेंट नहीं रह गए हैं अभी के हिसाब से तो उनको ख़त्म करने की सिफारिश करेगा। ख़त्म लास्ट में कौन कर सकता है, विधि आयोग नहीं, कौन कर सकता है, नहीं, नहीं, भारतीय संसद, ठीक है, भारतीय संसद, केवल भारतीय संसद के पास ये अधिकार है कि वो किसी कानून को बना सकती है, किसी कानून को ख़त्म कर सकती है, उसके अलावा किसी इंडिविजुअल के पास ये ताकत नहीं है। भारत संसद के द्वारा बनाई हुई किसी कानून को सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट केवल अमेंड करवा सकती है, वो भी इस बेस पे कि यदि वो आपके आर्टिकल जो पार्ट 3 है, ठीक है, कौन सा है पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन का, मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, यदि वो फंडामेंटल राइट्स को इन्हेंस कर रहा है, वहाँ पे कहीं पे दिक्कत कर रहा है, तो उसको वो क्या कर सकती है, ऑब्जेक्ट कर सकती है। पर फिर भी उसको चेंज कौन करेगी, भारतीय संसद ही चेंज करेगी, ठीक है। तो अल्टीमेट पावर किसके पास है, भारतीय संसद के पास है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय के पास, ना कि राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति भी यदि कोई लॉ बना देता है तो वो रिप्रेजेंट करता है संसद को, इसलिए बना देता है, और उसको लास्ट में फाइनली उस लॉ को फिर से संसद से पास करवाना ही पड़ेगा। यदि वो नहीं कराएगा तो वो जो अध्यादेश जिसको आप बोलते हो, ठीक है, जो राष्ट्रपति जारी करता है उसको क्या कहा जाता है, अध्यादेश, ठीक है। उसको वापस जब भी अध्यादेश जारी ही तब होता है जब संसद वर्किंग नहीं है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, अध्यादेश जारी कर देता है कौन, राष्ट्रपति। उसकी शक्ति वैसी ही होती है जैसे सामान्य कानून की होती है, जो भी लॉ बनाते हैं संसद लोग, उसकी भी पावर वैसी ही होती है। लेकिन उसको वापस जैसे ही सदन कार्यवाही में वापस आता है तो उसके सामने उसको रखना पड़ता है, उसको अप्रूव करने के लिए। यदि वो नहीं होता तो वो अध्यादेश समाप्त हो जाता है, मान्य नहीं होता है। बात समझ आया।
यहाँ तक बात समझ आई? ये याद रखेंगे 23वां विधि आयोग, इसमें कौन कौन होगा? एक अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य होंगे, और बाकी इसके अलावा कुछ अंशकालीन सदस्य होंगे जो कि थोड़े थोड़े समय के लिए होंगे, और अतिरिक्त पदेन सदस्य होंगे जिनकी जरूरत होगी उनको सदस्य बना दिया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं भारत और फ्रांस की नौसेनाओं का द्विपक्षीय अभ्यास। भारत और फ्रांस जो है, भारत की सेना अलग अलग कई देशों की सेनाओं के साथ युद्ध अभ्यास करती है। इस समय ये अभ्यास किसके साथ चल रहा है? भारत और फ्रांस के बीच चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है? तो भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर का लोकेशन नहीं दिखा सकता, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे तो देख लेना, या आप अपने से मैप में देख लेना। ठीक है, और ये अभ्यास का नाम क्या है ये पूछा जाता है आपसे प्री में। वरुण। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा भारत और फ्रांस के बीच किए गए युद्ध अभ्यास का क्या नाम था, तो याद रखेंगे वरुण नाम था। और ये कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, पर याद रखना चाहो तो रख सकते हो। 2 से 4 सितंबर के बीच ये अभ्यास किया गया है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड और कुछ जानकारियां हैं। अब ये आपसे सीजीपीएससी में पूछा जा सकता है ना कि वरुण अभ्यास भारत किस सेना के साथ किया है, किस देश की सेना के साथ किया है, तो वो अंतिम तक के आपके लिए काम आने वाला है। तो याद रखेंगे फ्रांस की सेना के साथ कर रहा है। नाम क्या है? वरुण। कौन सा संस्करण है? 22वां संस्करण है। और ये कब से चालू हुआ था? तो 1993 से चालू हुआ था। ठीक है, और इसका नामकरण 2001 में क्या किया गया? वरुण किया गया। तो ये चारों फैक्ट आपको याद रखना है। इसमें भारतीय नौसैनिक जहाज तबर और लंबी दूरी समुद्री निगरानी विमान P-8I ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। हालांकि ये पूछेगा नहीं, पर यदि कोई रिसेंटली एग्जाम होने वाला है तो उसमें पूछ सकता है। जैसे प्रयोगशाला के अभी एग्जाम होने वाले हैं, है ना, तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे वो इसको याद करके जाएंगे कि यहाँ पर 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं। जहाज इंट्रोड्यूस किया गया जो कि जिसका नाम क्या है? तबर, और लंबी दूरी की समुद्री निगरानी करने वाला एक विमान है जिसका नाम क्या है? P-8I। ये दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया इस युद्ध में। युद्ध मतलब प्रैक्टिस में। ठीक है, हमारे और उनके बीच युद्ध नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि यदि युद्ध हुआ तो कैसे कौन कौन सी टैक्टिक्स यूज करेंगे उसके लिए। ठीक, आगे देखिए। अगला जो है वो है बंगाल विधानसभा में एंटी रैप बिल पास हुआ है। आपको यदि न्यूज़ देखते होंगे तो पता होगा कि वहाँ पर अभी एक महिला डॉक्टर थी, उनका रेप हो गया था। ठीक है, जिसको लेके काफ़ी सारा विवाद था कि क्या होना चाहिए, कैसे लाना चाहिए। तो वहाँ की जो विधानसभा है उसने एक बिल लेके आया है जिसमें रेप पे ऑलरेडी कानून बना हुआ है कि यदि कोई अपराधी है जिसको रेप के कारण सजा हुई है तो उसको कैसे कैसे सजा मिलेगी, इसका प्रावधान पहले से है हमारे लॉ में। ठीक है, अब इसी को कुछ अमेंड करके जो बंगाल की विधानसभा है वो लेकर आई है। तो क्या क्या अमेंडमेंट देखने को मिल रहा है? इस विधेयक का नाम पहले आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका नाम क्या है? अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024। ठीक है, नाम स्पेशली याद रखना, अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड। ये पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन है, मतलब कानून को संशोधन किया गया इसीलिए उसको नाम संशोधन दिया गया। ठीक है, इस विधेयक के तहत दुष्कर्म के मामलों की जांच कितने दिनों के भीतर की जाएगी? 21 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी, है ना, जो पहले 2 महीने की समय सीमा से कम है। पहले इसके लिए कितने की सीमा थी? 2 महीने के अंदर करके देना था, जिसमें टाइम ज़्यादा लग जाता था। तो आप क्या बोल रहे हैं कि 21 दिन में इसकी जांच करके दोगे आप, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कह रही है कि विधेयक में दुष्कर्म व हत्या के मामले में दोषियों के लिए 10 दिन में मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है। जो डिले होता था ना, जैसे आप वो सुने होंगे दिल्ली वाला निर्भया कांड, उसमें 7 साल बेचारी वो केस ही लड़ते रह गई और उसके बाद उसको न्याय मिला। तो वैसी कंडीशन मत हो, इसलिए क्या बोल रहा है यहाँ पर? दोषियों को 10 दिन में मृत्युदंड की सजा। ठीक है, सीधे क्या देना है आपको? मृत्युदंड ही देना है। यदि वो प्रूव हो गया कि रेप किया है तो उसके बाद उसको आप क्या नहीं दे सकते? आजीवन कारावास नहीं दे सकते, सश्रम कारावास नहीं दे सकते। ठीक है, क्या करोगे? सीधे मृत्युदंड दे दो। ठीक है,
दोषी के परिवार पर आर्थिक जुर्माना का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में दोषियों को अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा दी जाएगी। मतलब कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि जो भी ऐसा काम कर रहा है उसको जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। या तो आप उसको मृत्युदंड दे दो, या तो यदि कैद दे रहे हो, उम्र कैद दे रहे हो, तो फिर कैसी दो, जब तक वो मर ना जाए। क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे 10 साल की जैसे उम्र कैद भी हुई, तो उम्र कैद ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल और 20 साल की होती है। अब मान लो किसी की एज थी 20 साल, 20 साल की एज में वो रेप किया, और 40 साल की एज में वो बाहर आके वापस अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जिसके साथ रेप हुआ, या तो वो मर जाएगा बेचारा, है ना, या तो अपनी लाइफ जिएगा भी तो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। तो दोनों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब एक की आप लाइफ खराब की हो तो आपकी भी लाइफ क्या होनी चाहिए, पूरी खराब होनी चाहिए। इसलिए ये प्रावधान किया गया। ठीक है, अंतिम सांस तक उम्र कैद दी जाएगी। दुष्कर्मियों को शरण देने या सहायता देने वालों के लिए भी 3 से 5 साल की कठोर कैद की सजा का प्रावधान है। यदि इसमें कोई हेल्प किया होगा दोषियों को तो उनको भी सजा मिलेगी। बात समझ आई? ये है आपका अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024। ठीक है, क्योंकि जनरली जो रेप हो रहे हैं या तो बच्चों के साथ हो रहे हैं या तो महिलाओं के साथ हो रहे हैं, इसलिए इन दोनों के लिए ये प्रावधान लाया गया। याद रहेगा। पश्चिम बंगाल की विधानसभा है, बिल का नाम है अपराजिता। क्या किया गया है, तो यहाँ पर 2 चीज़ों की मांग की गई है। एक तो या तो फांसी दे दी जाए, या तो उनको उम्र कैद कैसी दी जाए, जब तक वो मर नहीं जाते, मतलब अंतिम सांस तक उम्र कैद। और जो लोग इसका साथ दिए हैं उनको एटलीस्ट कितने की सज़ा होनी चाहिए, 3 से 5 साल का कठोर कारावास बोला है ना, नॉर्मल नहीं। मतलब कठोर कारावास में उसमें काम भी करवाया जाएगा उसको। ठीक है, जो नॉर्मल कारावास होता है उसमें काम नहीं कराया जाता आपको, आप केवल वहाँ रहोगे, खाओगे, पियोगे, आराम करोगे। और लेकिन कठोर कारावास में आपको काम कराया जाएगा दिन भर। ठीक है, आगे देखें। अगला है वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियनशिप। ये अभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बाद के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। आपकी CGPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगामी यदि व्यापम का कोई एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है कि वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियनशिप हो रही है। इसमें जो प्रांजलि धूमल है, ये 25 मीटर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है, तो जर्मनी के हनोवर में आयोजित की जा रही है ये। ठीक है, और इनका नाम स्पेशली याद रखना है, प्रांजलि धूमल। किसमें जीते हैं, तो 25 मीटर पिस्टल में, मतलब 25 मीटर दूर से आपको शूटिंग करनी होगी। बड़ी बात क्या है कि ये डीफ हैं, सुन नहीं सकती हैं। ठीक है, क्या बात समझ आ रहा है? सुन नहीं सकती हैं, फिर भी क्या जीत रही हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीत रही हैं। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, यह डीफ कैटेगरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और चैंपियनशिप भी रिकॉर्ड है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है भैया, कि कोई डीफ इंसान ये नहीं कर पाया था अभी तक जो ये प्रांजलि ने किया है। ठीक है, तो इसलिए ये आने वाले किसी एग्ज़ाम में व्यापम के पूछ सकता है। हाँ, PSC में नहीं पूछेगा, क्योंकि PSC का एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है, तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, पर यदि वनडे एग्ज़ाम कोई आने वाला होगा तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखते हैं फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। किसको बनाया गया है, तो राष्ट्रपति, वहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं करेंट इमैनुअल मैक्रो, और इन्होंने यूरोपीय संघ के पूर्व विकिट्स वार्ताकार मिशेल बर्नियर को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनाया। तो आपको ये पूछा जाएगा कि फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन बनाया गया है, तो आप याद रखेंगे मिशेल बर्नियर। वहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो इमैनुअल मैक्रो। ये पहले से हैं, ये राष्ट्रपति बनाते हैं प्रधानमंत्री, जैसे यहाँ पर भी होता है ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। तो वहाँ पर भी ये किसको नियुक्त किए हैं, इमैनुअल मैक्रो, मिशेल बार्नियर को। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि फ्रांस का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन बना है, मिशेल बर्नियर बना है। याद रहेगा, केवल ये एक लाइन याद रखनी है। और इसके बाद नए वित्त सचिव। अच्छा, ये
भारत सरकार के नए वित्त सचिव बनाए गए हैं, इनका नाम है तुहिन कांत पांडे। ये भी व्यापम के लिए इम्पोर्टेंट है, पीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। वित्त सचिव बनाए गए हैं भारत के, कौन है वित्त सचिव? तुहिन कांत पांडे, केवल नाम याद रखना है। वर्तमान में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव हैं ये नहीं पूछेगा हालांकि, पर ये याद रखना है कि वित्त सचिव किसको बनाया गया है? तुहिन कांत पांडे को। और पीएससी में नहीं पूछेगा ये, व्यापम में पूछ सकता है कि वित्त सचिव किसको बनाया गया। व्यापम मतलब अभी जो आने वाले एग्जाम है, रिसेंट एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। इसके आगे का करंट अफेयर्स कल देखेंगे, कहाँ तक देख लिए, ठीक है। इसके आगे का जो करंट अफेयर्स है वो अपन कल की क्लास में कवर करेंगे। कुछ नेशनल करंट अफेयर्स बचे हैं और उसके बाद छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स, ठीक है। इन दोनों को कवर करेंगे। और ये जितनी भी आपको पीडीएफ दिख रही है, ये आपको प्रॉपर फॉर्मेट में, जैसे करंट अफेयर्स की बुक आती है 2-3 पेज की, वैसे आपको बन के मिल जाएगी आज कल में, ठीक है। तो आप जाके ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हो, ठीक। और यदि आप लिख लिए होगे तो कोई बात ही नहीं है। बात समझ आई? कल की क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे, अपसेंट नहीं करना। यहाँ से मिल जाएगा, आराम से आपका काम बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे याद रह गया, थोड़ा आप एक आध बार उसको रिवाइज कर लिए तो आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? करेंट अफेयर्स को रटते नहीं बैठे रहना है झूल झूल के कि तजिंदर सिंह ऐसे नहीं करते बैठे रहना, ठीक है। एक बार पढ़े, 1-2 बार उसको रिवीजन करे और ध्यान में रख लिए कि हाँ भाई ये कंडीशन थी और ये चीज़ें मेरे लिए पीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको शॉर्ट करते आना चाहिए। जैसे मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, सिखाना यही चाह रहा हूँ कि कैसे व्यापम में एग्ज़ाम पूछा जाता है और कैसे पीएससी में एग्ज़ाम पूछा जाता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा करंट अफेयर्स है जो कि आपको पीएससी तक के याद रखना पड़ सकता है और कौन सा है जिसको आप स्किप कर सकते हो। तो ये समझना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप जब भी बुक पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे करंट अफेयर्स रहते हैं और यदि आप उसको शॉर्ट नहीं कर पाए, अलग अलग नहीं कर पाए, तो आप बर्बाद, ठीक है। पढ़ते ही रह जाओगे, करंट अफेयर्स कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमको शॉर्टिंग करते बनना चाहिए। इसलिए साथ में बताते चल रहा हूँ कि कौन सा व्यापम के लिए ज़रूरी है, कौन सा पीएससी के लिए ज़रूरी है। तो आपको वैसे ही याद रखते चलना है, ठीक है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, ठीक। चलो इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे फिर। थैंक यू। समझ तो आ रहा है ना? बना तो लोगे ना? मेरी मेहनत मत बेकार जाने देना भाई, क्योंकि करेंट